हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी। सबकी सोच में खुशामदीद कहते हैं आपको। मैं हूं नम्रा तारिक और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन रहेंगे जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत हुई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर रिजर्व सीट से मुतालिक जो मामला है, काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी सुपरविजन में, उनकी सरबराही में फुल कोर्ट की समाअत हुई और इसके अलावा मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी हुई है। अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ, ये भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के। और इंडियन इलेक्शंस जी, इंडिया के इंतखाबात नताइज, इंतखाबात के जो 7 मराहिल थे वो मुकम्मल होने के बाद अब नताइज सामने आने का सिलसिला जारी है और बीजेपी कहाँ पे स्टैंड कर रही है ये डिटेल में बात करेंगे। 24 जो पार्टीज़ हैं उनका ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है NDA, वो भारी अक्सरियत से जीत के दावे उनके जो पहले धरे के धरे रह चुके हैं, ये क्यों दावे धरे रहे ये भी बात करेंगे इस पे। और फिर हमारा जो बजट अभी आने लगा है, वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और वो तैयारियां क्या की गई हैं ये देखना है। और अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी की खबरें भी आना शुरू हो गई, तैयारियां भी अब हम सब ही मिलकर शुरू करने जा रहे हैं। सो प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर 5 जून को मनाया जाने वाला दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको माहौल जो हमारा है उसके साथ हम वैसे इंसान जो है बिल्कुल भी काइंड नहीं है, वी आर वेरी अनकाइंड टू आवर एनवायरनमेंट। इस पे भी बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अवेयरनेस के लिए क्या इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं या क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी साइफर केस का परसों फैसला सामने आया, बरी कर दिया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। उसके बाद कल मरकजी जो सेक्रेटेरिएट है PTI का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया उसको डीसील करने का। इसके साथ ही मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद राहें हमवार हो रही हैं। लेकिन मखसूस नशिस्तों की जो कल समाअत हुई है उसमें अगर फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आ जाता है, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट उस क्राइसिस में चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट फिर शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं कर पाएगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर एग्जांपल जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो टेन्योर है उसको बढ़ाने की बात आई थी, या फिर एज जो है उसको फिक्स करने ना करने, ये मामला कुछ अमेंडमेंट्स की सूरत में हमारे सामने आ रहे थे। ये शायद गवर्नमेंट फिर ना कर पाए, गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। और बाय द वे ये जो 13 रुकनी बेंच है इसमें वो वाले 3 जजेस भी शामिल है जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इससे पहले जो रिजर्व सीट से मुतालिक फैसला आया था उसको मुअत्तल किया था और फिर कामयाब अरकान को केस के हतमी फैसले तक वोट करने से रोका था, और ऐसे अरकान की तादाद 23 है। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं किया, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और इसकी एक सीट भी नहीं है। तो क्या ऐसी जमात इंडिपेंडेंस जो इसमें शामिल हो सकते हैं? ये कुछ कानूनी जो है मामलात है और इन कानूनी मामलात पे डिस्कशन करेंगे। हम माहिर कानून एतजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये जो कल समाअत हुई है इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। पहले आपको वो सुनाते हैं। The most important right is the right to vote. There were complaints of political party the PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो complaints हमारे सामने नहीं है। Sorry, let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky dory. It is not. तो अतर मिनल्ला साहब की ये रिमार्क्स आपने सुने। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी कुछ रिमार्क्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है। जमहूरियत के हवाले से भी उन्होंने कुछ बात की, आपको वो भी सुनवाते हैं। पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आईन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए फिर जमहूरियत पे करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें, आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है, हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ जी। तो अभी इसके लीगल पर्सपेक्टिव जानने के लिए एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज साहब, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीट्स लेट से नहीं मिलती हैं तो क्या ये दीगर जमातों को मिल सकती हैं?
देखें, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक मैं उससे अर्ज करता हूँ, पर आपने ये सुन लिया कि चीफ जस्टिस साहब ने कितने हथुड़ी अंदाज से एक अपने पहले फैसले को डिफेंड किया। ये सिर्फ यहाँ ही नहीं डिफेंड किया, जो जरा लोगों को तकलीफ हुई है, कुछ जो सेंसिटिव लोग हैं इस बारे में, कानून के असूलों के बारे में, वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब को मैं ये समझता हूँ कि इस बेंच पे बैठना ही चाहिए था। खासकर जब आपने एक खत लिखा दिया था वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को, ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मिस जो है मैरियट, वो उनका क्या ताल्लुक है और क्या उनको आप उनके जरिए सारी कौम को नशर कर रहे हैं। कल इंडियन हाई कमिश्नर कुछ बोल पड़ेंगे तो आप उनके साथ खत लिखेंगे। अब वो अगर वापस खत लिखती है और बहस में इनको उलझा देती है, तो वो अगर कहती है कि नहीं आपका ऑर्डर जस्टिफाइड नहीं था, या जो सलूक हो रहा है मई 9 के मुल्ज़मान के साथ वो नारवा नहीं है और उसका नहीं होना चाहिए, तो आप क्या फिर उस पर एक और खत लिखेंगे उसके जवाब में? तो ये इसमें चीफ जस्टिस नहीं दाखिल होते। और आपने तो ये एक बड़ा अजीब बात है, वैसे ही अजीब बात है जो आपने की है, उससे और अजीब बात है कि आपने उसकी कॉपी एक भेज दी है टू द लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड और दूसरी भेज दी है टू द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यानी एक भेज दी है बरतानवी इंग्लिश चीफ जस्टिस को जो इंग्लैंड के थे, और एक जो स्कॉटलैंड, वेल, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, इन सबको डाल के एक जो यूनाइटेड किंगडम बनती है उसको भेज दिया कॉपी कि जी। और बीच में लिखा क्या है, बीच में ये बातें भी लिखी है कि हमसे आप ये कहते हो कि हम कोई ये काम ऐसा ना करें वैसा ना करें। तो आप लोगों ने 1953 में आपने मुसद्दक की रजीम हटाई और उसको हटाने में साथ दिया और बड़ा जोर लगाया। फिर आपने दूसरा और भी उनको याद दिलाते हैं कि आपने तारीख में ये भी गलती की। और अब ये चीजें उनके आगे बहस करने की एक हाई कमिश्नर को या सफीर को इसका एक आर्बिट्रेटर बना दिया। ये असल में उस खत के बाद, वो खत आप पढ़ लें, उस खत के बाद काजी फैज ईसा ने ये कह दिया हुआ कि मेरे ज़हन में मुकम्मल ये इत्मीनान है और मेरा ज़हन इसके बाद इस पे बंद है कि ये सिंबल जो लिया गया ये दुरुस्त लिया गया और ले लिया गया पार्टी से। अब उसमें तो बुनियादी तौर पे उन्होंने एक मैं आपके सवाल पे अब आ रहा हूँ जी। एक इस केस में जो बुनियादी गलती है वो ये, और उस फैसले में जो काजी साहब ने किया एक पार्टी को, एक जमात को उससे के निशान से जो महरूम किया, ये अगर ये कर सके इस तरह, तो फिर तो कल जिस पार्टी को डैमेज करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जेक्टिव के जो एक नुमाइंदे किस्म के हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो उसको उसके बारे में यही कहेंगे कि इसकी इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें ये दो सफ़े ये जुड़ गए हैं और ये जो है ये रॉन्गली नंबर्ड है और इसलिए इन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया और वो उसको महरूम कर देंगे उस पार्टी को उसके निशान से। इसमें जो गलती बुनियादी है वो ये है कि ये तसव्वुर ही गलत है कि पार्टी का निशान होता है। ये तसव्वुर ही गलत है। आप समझते हैं कि आप पार्टी से निशान ले रहे हैं, ये पार्टी का निशान नहीं है। कहा जाता है पार्टी का निशान, तीर का निशान, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का शेर का निशान, ये कहते हैं इस तरह, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये निशान है ये किसके लिए है? ये उसकी सहूलत के लिए है जो 70% आबादी, 70% आबादी हमारी खानदान नहीं है,
वो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है, वो अपने वो 20 नाम लिखे हो उम्मीदवारों के एक बैलेट पेपर पे, वो अपने कैंडिडेट का नाम पहचान ही नहीं सकता। उसके लिए उसको उस अनपढ़ वोटर को ये वोट देने की सहूलत मुहैया करने के लिए वो एक निशान, हर पार्टी को एक निशान दिया जाता है। अब वो पार्टी उस निशान पर लड़ती है, उसको वोटर्स को आसानी भी होती है उसको वोट करने की। और ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है कि वोट का बुनियादी हक है, और हर वो इंस्ट्रूमेंट या सहूलतकारी जो उसको वोट डालने में मदद करती है, सहूलत पहुंचाती है, वो भी फंडामेंटल राइट है, यानी वो भी बुनियादी हक है शहरी का। तो सिंबल एक शहरी का हक था। और एतजाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें देखा जाए तो बल्ले के निशान ले लेने के बावजूद अवाम ने बाहर निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया है। अब जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, इस पे परसों के मुझे कमेंट्स याद आ रहे हैं जस्टिस मुनीब के, जिसमें उन्होंने कहा कि इस रिजर्व सीट से मुतालिक जो केस है इसके दो हिस्से, एक तो ये कि किसी भी जमात को उसके हिस्से से ज्यादा रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती हैं, और दूसरा ये कि किसी भी जमात को उसके हिस्से की रिजर्व सीट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। अब मैं कानूनी एतबार से ये जानना चाह रही हूं कि क्या ये रिजर्व सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलने के ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं आपको? कल जो बात हो रही थी, जो जितनी मैंने सुनी है और परसों भी हुई है, जजेस का ज़हन ये भी है कि ये मिलने ही पीटीआई को चाहिए। पीटीआई को मुंतशर करना, उससे ले लेना टिकट, यही उसके साथ ज्यादती थी और उसके काफी वोट इस वजह से नहीं पड़े। लेकिन वो कहते हैं पिछले इलेक्शन को तो अब हम नहीं छेड़ते, पर ये उसके जरिए अगर एक गैर आईनी, गैर कानूनी इकदाम के जरिए, इलेक्शन कमिश्नर के इकदाम के जरिए ये हुआ है कि 78 सीटें जो कि इस वक्त गवर्नमेंट पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी को दे दी इन्होंने, वो दरअसल जानी चाहिए थी पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई वाले कैंडिडेट हर किसी ने पीटीआई का इंडिकेट किया होता। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी नहीं, वो मिल जाएगी पीटीआई को ही मिल जाएगी। अब इसमें मैं ये अर्ज कर दूं आप जी कि ये जो खिलवाड़ है जो राजा सिकंदर सुल्तान ने लगाया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जी, ये इतना बेहुदा, इतना मतलब दिन दिहाड़े का डाका है कि आप इससे अंदाजा न करें कि जो आप मतलब फर्ज कीजिए जो डोमेस्टिक इलेक्शन हुई है पीटीआई की अंदर, उसके अपने अंदर जी, उसमें जो 10 उसके ओहदेदार थे बड़े, उन्होंने बीच में को हैंकी पैंकी की है, और ये वो कर आके वो उन्होंने अपने ही 10 आदमी, उन्हीं 10 आदमियों ने जो इलेक्शन कराने वाले थे या जो इलेक्शन में कैंडिडेट थे, वो उनको ही वोट दे दिया सबने कि जी इनको आप करें, ये मेंबर हो गया, हमारे ये मेंबर है। अब उस दिन, तीसरे दिन, ये इलेक्शन की नोटिफिकेशन से 3 दिन मिलते हैं एक इंडिपेंडेंट को किसी पार्टी में जाने का, और आर्टिकल 17 ही, पहले से मैंने कहा था उस पर से ही आएंगे वापस, आर्टिकल 17 ही ये जमानत देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि कोई के हर शहरी को किसी भी सियासी जमात में दाखिल हो जाने या ज्वाइन करने या फॉर्म करने का बुनियादी हक है। अब मैं चाहता हूं कि वहाँ 175 नाम है, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गया हूँ, 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं। अब उनमें से मैं किसी को, मैं जाहिर है तालिबान की पार्टी को तो मेरा जाना उसमें तो वैसे ही काबिल दस्तंदाजी पुलिस होगा और मैं अंदर हो जाऊंगा, बट ये 175 पार्टीज में से मैं कोई चुन सकता हूँ। अब देखिए, मैं अगर शहरी हूँ तो मैं 175 में से चुन सकता हूँ आर्टिकल 17 के तहत।
अगर मैं अब ये कहते हैं कि आप चूंकि ये हो गए इलेक्ट हो गए हैं आजाद उम्मीदवार की तरफ, अब आप वो 175 से नहीं चुन सकते। अब आपकी चॉइस इलेक्शन एक्ट के तहत अमंग कंटेस्टिंग पार्टी, जिस पार्टी ने कंटेस्ट किया उस महमूद को आप चूज कर सकते हैं, जहाँ शामिल हो सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये जो 14 पार्टियों ने कंटेस्ट किया, मुझे कोई भी इनमें से पसंद नहीं। मैं इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ, मैं शहरी हूँ, बतौर शहरी मेरा हक है कि मैं 175 में से किसी को चुनूं। आप कहते हो कंटेस्टिंग पार्टी को चुनोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूं बिल्कुल एतजाज साहब, मैं इसी आर्ग्यूमेंट की तरफ आ भी रही थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और उनकी कोई भी सीट नहीं है, ये एक आर्ग्यूमेंट प्रोसिक्यूशन दे रही है। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? ये जो सियासी जमात की डेफिनेशन पे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या है और सियासी जमात क्या है जिसकी डेफिनेशन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिसकी बेसिस पर फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंडिपेंडेंट्स को उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आजाद उम्मीदवार मुंतखब हो गया है, अब उसको ये नहीं कहा जा सकता तुम्हारे वो शहरी हकूक नहीं रहे। उसका तो हक है कि वो 175 में से चूज करे। वो कहता मैं पार्लियामेंट में बैठी हुई, मैं कंटेस्ट की हुई किसी पार्टी में नहीं, मैं जाना चाहता हूँ सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड है और वो बड़ी अच्छी जमात है, मैं तो उसमें जाता था और वो उसमें चला जाता, उसको नहीं रोक सकते। अब यही बात अगर 40 फर्ज कीजिए 40 इंडिपेंडेंट्स वो कहते हैं हम सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हो, फंडामेंटल राइट है उनका, चूज एनी पार्टी। तो अब ये किस तरह कह सकते हैं कि आप उस पार्टी को ही चूज कर सकते हैं, फलां पार्टी। ये कहा जाएगा कि जी वहाँ फंडामेंटल राइट में लिखा है एनी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ लिखा है एक जगह 2-3 जगह बल्कि ये आ गया है, अल्फाज आया पार्लियामेंट्री पार्टी, या पार्लियामेंट्री पार्टी, तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी में जा सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, पार्लियामेंट्री पार्टी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब फंडामेंटल राइट आपको किसी पार्टी में शामिल होने की इजाजत देता है तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो आइन के खिलाफ है। और अगर फंडामेंटल राइट ये है कि एनी पार्टी और एक शिक आइन की विच इज पार्लियामेंट्री पार्टी, तो वो शिक जो है वो रीड डाउन की जाएगी और असल में फंडामेंटल राइट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी अहमियत भी ज्यादा दी हुई, वो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा और उससे आप नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये लोग जो है ये इनको से जो इंडिपेंडेंट हुए इनसे महरूम नहीं किया जा सकता, इनका हक टू जॉइन सिंधी इत्तेहाद काउंसिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैं ये अर्ज कर दूं कि वो एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्लियामेंट में नहीं है, वो उसने इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, पर चल के वो रजिस्टर्ड पार्टी है, इसलिए हर मेंबर का, हर शहरी का पाकिस्तान में मां सिवाय गवर्नमेंट सर्वेंट को लिखा हुआ है, मां सिवाय हुकूमत या उसकी ज़ेरे नगर जो कॉरपोरेशन है उनके अलावा ये किसी और नौकरी में जा सकते हैं, वरना ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते ये लोग जो सरकारी अफसर। तो सरकारी अफसरों के अलावा हर किसी का ये बुनियादी हक है कि वो वोट डाले जिसको चाहे डाले, जिस पार्टी में चाहे वो शामिल हो। अब वो शामिल हो गए हैं सिंधी इत्तेहाद काउंसिल। असल में उन्होंने अपने बैलेट पेपर पे लिखा है कि मैं उम्मीदवार हूँ पीटीआई का। अब गवर्नमेंट कहती है अब आप डिस्क्वालीफाइड हैं क्योंकि आप पीटीआई के उम्मीदवार हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आप नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि जनाबे वाला, मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गया हूँ क्योंकि मुझे धक्का दे के उधर भेजा है चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन।
मैं नहीं जाना चाहता था, मैंने पीटीआई का लिखा अपना, और मुझे आप पीटीआई का टिकट दे दे या वो मान ले, अब टिकट तो अब इस वक्त तो कोई बाई इलेक्शन नहीं हो रही, ये जो एक इंतहाई करप्ट और खिलाफ आइन पार्लियामेंट जो बना दी है राजा सुल्तान सिकंदर सिकंदर सुल्तान राजा जी, ये तो बिल्कुल ही बेहुदा अंदाज से इसने काम किया। और मैं ये कहता हूँ ये मुजरिम है, ये मुजरिम, और पांचों चारों जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं ये मुजरिम है। इन पे आर्टिकल 6 का केस बनता है। आर्टिकल 6 का केस इसलिए बनता है कि आर्टिकल 6 के तहत न सिर्फ वो जो कि मंसूबा बनाता है, पर उसका हर मोमेंट और हर इमदादी और हर सहूलत का बशमूल वो जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने इस वो मार्शल लॉ लगाने या इमरजेंसी लगाने, बिल्कुल। अच्छा एतजाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, हमारे पास टाइम जी एतजाज साहब टाइम कम है, उसको एंडोर्स किया जी। अच्छा जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कल जो हियरिंग हो रही थी हमारे सामने, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला या दीगर भी, अगर जजेस की बात की जाए ओवरऑल, अगर इख्तिलाफ राय की बात हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल जो समाअत के दौरान आपको नजर आया, आपको क्या लगता है कि ये इख्तिलाफ राय है या इख्तिलाफ है, ये जुडिशरी में कोई डिवीजन आपको नजर आती है? नहीं, ये तो इख्तिलाफ है, ये तो इख्तिलाफ है। डिवीजन होती थी तो मेरा ख्याल है मतलब उस किस्म की डिवीजन नहीं है कि हाथापाई कर रहे हैं या एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे हैं, या वो पहले जो आलम था एक दूसरे से हाथ ही नहीं मिलाते थे, काजी साहब किसी से हाथ नहीं मिलाते थे जो दूसरे फरीक का जज हो, तो ये वो नहीं है काम, वो उतनी दरार नहीं है। पर इंटेलेक्चुअली फिलोसॉफिकली जो पोजीशन अतहर मिनल्ला लेते हैं, मंसूर अली शाह लेते हैं या अफरीदी लेते हैं, वो आपके मोहतरमा आयशा मलिक लेती है, मंदुखेल साहब लेते हैं, शाहिद वहीद साहब लेते हैं, ये पोजीशन दुरुस्त है। ये पोजीशन ये है कि जी आर्टिकल 17 के तहत वोट हक है, बुनियादी हक है, और वोट को डालने के लिए जो भी सहूलत का कारी की अशिया है, चीज है, मसलन अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, वोट करने जा रहे हैं, उस वक्त असेंबली के बाहर ही आपको रोक के और उतार लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है, ये भी उसी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आएगा, क्योंकि ये किसी को कौमी असेंबली की तरफ आने की इजाजत नहीं देना चाह रहा है। ठीक। अच्छा फैसल बावड़ा साहब ने एक बार फिर से जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने का, व्हाट डू यू थिंक, लगनी चाहिए किसी सियासी जमात पे इस तरह पाबंदी? नहीं, सियासी जमातों में किस, मैं तो पाबंदियों के बहुत खिलाफ हूँ और होना भी नहीं चाहिए। ये तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, ये तो मतलब है सरकारी और अस्करी किस्म की तो का ख्याल है कि जब चाहे हम मार्शल लॉ लगा दें, जब चाहे हम इमरजेंसी कह के उसको मार्शल लॉ लगा दें। पहले मार्शल लॉ को बेगम नुसरत भुट्टो में के केस में ये कहा गया कि ये नहीं रख सकता पाकिस्तान। फिर जब इसको रिवर्स करना था तो ये जब उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया, उसका नाम इमरजेंसी कर दिया, इमरजेंसी कर दिया। और शरीफुद्दीन पीरजादा एक बड़े हमारे सीनियर एडवोकेट थे, हाल ही में फौत हुए हैं, कोई 95 साल की उम्र तक गए, वो खुद उन्होंने मुझे सुनाया कि उन्होंने किसा चीफ जस्टिस को कहा कि ये आपके लिए नाकाफी है कि हम इसमें लेजिटिमाइज कर दें। आप लेजिटिमाइज नहीं होंगे क्योंकि आपने वारदात की है और वो उसको हम कंडोन नहीं कर सकते। उस पर शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने चीफ जस्टिस को कान में कहा, देखा लोगों ने कि हंस रहे हैं, और शरीफुद्दीन कहते थे, मैंने कहा कि फिर आप भी जाते हैं कि आईनी तरमीम मेरी बनाई भी ये खारिज होती है तो फिर आप भी घर जाते हैं, मुझे जरा 1-8 घंटे में जहाज आपके लिए मंगा देने दो, आर्मी चीफ का जहाज आपको छोड़ के आएगा। अब ये भी वाकयात हुए कि बैठ के उन्होंने कहा पहले कि तुम इसको चीफ जस्टिस नहीं बनाओगे तो बड़ी सख्ती आएगी। अब ये चीजें
इत्तेजाज साहब, 2013 में भी हमें हुई है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक शामिल करनी है बहुत माजरत के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इत्तेजाज एहसन साहब की। वक्त हुआ है प्रोग्राम में जल्दी से एक ब्रेक शामिल करने का। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इंडियन इलेक्शन के बारे में हम अभी कुछ बात करने लगे कि भारत के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के इंतखाबात में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 24 जमाती इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के भारी अक्सरियत से जीत के दावे धरे रह गए। ऑल्दो वो गवर्नमेंट बनाने में बेशक कामयाब हो जाएं, अलायंस के जरिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो भी सकती है, लेकिन सिर्फ अगर मैं बात करूं कि जज्बात को उभारने के लिए जिस तरह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया था, सिर्फ उसी सीट की अगर बात की जाए तो 54,000 की ये इतनी बड़ी लीड के साथ यहाँ पे इस मार्जिन से हारी है। तो लोकसभा की 543 नशिस्तों के नताइज सामने आने के बाद भारतीय मीडिया और फिर इसके अलावा एजेंसीज के एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं। टीवी एग्जिट पोल जो है वो भी गलत हुए और बीजेपी इत्तेहाद NDA भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुआ। और जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक मोदी की सरबराही में 24 जमाती इत्तेहाद NDA को 294 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 234 सीट्स शामिल है। 543 ये जो सीट्स हैं इसके ऐवान में हुकूमत साजी यानी कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए याद रहे नाज़रीन के 272 का ये नंबर है जो कि रिक्वायर्ड होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अब तक के नताइज के मुताबिक सादा अक्सरियत हासिल नहीं, ऑल्दो अलायंस की एक अलग बात है। और हुक्मरान जमात के ही मुसलसल तीसरी बार इक्तदार में आने का इम्कान अभी भी बीजेपी का बरकरार है। और भारत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी इत्तेहाद की जानिब से भारी अक्सरियत ना मिलने पर स्टॉक मार्केट का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रैश कर गया। ये क्यों हुआ क्रैश? और 4 सालों के दौरान सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। अभी हमें रवि श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया है मजीद इस पे बात करने के लिए। रवि, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रवि, सबसे पहले तो मैं इंतखाबात से मुतालिक ही पूछूंगी, ये जो पॉल्स हैं ये एक्सपेक्टेड थे? बीजेपी की इंडिविजुअली मैं बात कर रही हूँ, क्या वोटर्स सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर जो आपके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा बदतर हालत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीनों में पूरे मुल्क में एक आतंक का माहौल बना दिया। ऐसा कर दिया कि तमाम अपोजिशन के लीडर्स को जेल में डाल दिया। कुछ के खिलाफ इन्होंने ED, CBI, इनकम टैक्स तरह तरह के उनके खिलाफ मुकदमे करके उनको परेशान करना शुरू किया। जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ की कांग्रेस है उसका अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिया गया। यहाँ पर कुछ एक जो मेयरल इलेक्शंस हुए उस तक के अंदर उन्होंने बेईमानी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान का है उसने ये कहा कि आप जमहूरियत का कत्ल करने पे उतारू हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ये हालात जो आज आप देख रहे हैं इससे बहुत बदतर होने वाले थे, मगर ये जो इस तरह की हरकतें की गई इसके वजह से पार्टीज को अपने नेताओं को इस्तेमाल नहीं कर सके। पूरा जो चुनाव में जो प्रचार होता है वो नहीं करने दिया गया, उनके फंड्स फ्रीज कर दिए गए। ऐसे तमाम काम जो है नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। और इस इलेक्शन का इकलौता मैसेज ये है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कद है वो बहुत छोटा कर दिया गया है। उनको कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, मेजॉरिटी से 32 सीटें पीछे हैं। और जो 2 एलाइज के भरोसे पर वो सरकार बनाने की अपनी कवायद कर रहे हैं, उन दोनों का भी कोई बड़ा भरोसा नहीं है कि वो शायद ज्वाइन न भी करें। तो ऐसे हालात बन रहे हैं यहाँ पे। अगर ये सरकार किसी तरह से जोड़ तोड़ करके बन भी गई तो इसका जो भविष्य है वो बहुत खतरे में रहेगा।
और बड़ी कमजोर सरकार साबित होगी। रवि, आई ऑल्सो वांट टू मेंशन हियर जो स्टॉक मार्केट है कि अगर बीजेपी की जीतने की खबरें सामने आ रही हैं तो वो रिकॉर्ड तेजी सामने आ रही है, और अगर हारने की या उनकी सीट्स लूज करने की बात सामने आती है तो स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों कर रही है। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और राहुल साहब ने कल इसको मेंशन भी किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनवाते हैं। अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। रवि, योर कमेंट ऑन दिस। 20 जनवरी 2023 को एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसके बाद पूरा का पूरा अडानी ग्रुप का स्टॉक क्रैश होकर के उनका मार्केट कैप 1/3 से नीचे आ गया था, और ये हालात बने रहे बीच में भी। मगर ये जो आपने अभी अभी देखा है वो एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये फ्रॉड किया गया है एग्जिट पोल के जरिए से। अगर आपने 1 तारीख की रात और 2 तारीख की सुबह देखा होगा तो पूरी ताकत से दिखाया गया तमाम चैनलों पर और तमाम एग्जिट पोल्स करके कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें तक पार कर रही है, कम से कम 360 तो आएंगी ही आएंगी। ऐसा एनडीए का माहौल बनाया गया और शेयर मार्केट 3% ऊपर चला गया। भारतीय जनता पार्टी इस देश के कुछ चुनिंदा जो बिजनेसमैन घराने हैं उनकी पार्टी बन गई है। और जो ये अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, वो कल ही $45 बिलियन गंवा चुके, जो मार्केट 6% क्रैश हुआ, अपने 4 साल के अंदर सबसे नीचे की हालत में पहुंच गया है। तो एक ग्रुप खास तौर से, जिसे अडानी और अंबानी भी एक ग्रुप इसमें शामिल होता है, वो ज्यादा इसमें फ्लक्चुएट नहीं करते, पर अडानी ग्रुप का तो पूरा का पूरा नसीब जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ ही जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये आज नतीजे कल रात तक आए हैं, उनके बाद मार्केट फर्दर क्रैश होने की उम्मीद है। हालांकि आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, मगर ये निश्चित रूप से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो धड़ाम से नीचे गिरने वाले हैं। अच्छा रवि, if we particularly talk about some bigger states like महाराष्ट्र या फिर यूपी की बात की जाए, वहां पे ऑल्दो कैंपेन किसी और तरह से बाबरी मस्जिद को गिरा के वहां पे मंदिर जो कि पूरी दुनिया की हेडलाइंस भी बनी, उसको इतना हाईलाइट किया गया है, उसके बावजूद वहां से सीट्स का इतने बड़े बड़े मार्जिन से हारना, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? बहुत ही गलत काम किया गया जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, और जो अयोध्या जहां पर इन्होंने राम मंदिर बनाया उसी में 55,000 वोट से आज ये हार गए हैं। ये सारे प्रचार में कहते रहे हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। जहां राम को लाए थे वहीं पर राम ने इनको हिसाब इनका बराबर कर दिया। और इस तरह का जो धार्मिक उन्माद, कम्युनल फ्रेंजी, जो फैनाटिज्म इन्होंने, फासिज्म फैलाया देश के अंदर, उसको देश की जनता ने जवाब दिया है। आपने कुछ राज्यों के नाम लिए सूबों के, एक उत्तर प्रदेश है, एक महाराष्ट्र है, एक बंगाल है, और भी 2-1 सूबे ऐसे हैं, राजस्थान भी है, और जिनमें इनको अब हार का सामना करना पड़ा है, काफी सीटें गंवानी पड़ी हैं। हालांकि इन्होंने कुछ 1-2 राज्यों के अंदर और मजबूती हासिल की है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, छोटा सा राज्य है, और उड़ीसा है, वहां पे इन्होंने सरकार बनाने की असेंबली में कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल इनको हर जगह पर अच्छी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वजह एक है कि यहाँ का जो नौजवान है वो बेरोजगारी, महंगाई और जो इम्तिहानों में जो बेईमानी की जाती है, पेपर लीक किए जाते हैं, उन सब से बहुत परेशान है। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि ये जो पिछली बार 62 सीटें लेकर के आए थे वो महज 32 पे सिमट के रह गए हैं, और वहां पर समाजवादी पार्टी ने काफी बड़ा। रवि, डोंट यू थिंक दैट इंडिया राइट नाउ इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बीजेपी के मुताबिक भी? देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आई डोंट डिस्प्यूट कि आपका जीडीपी बढ़ रहा है। एक आम इंसान को, सड़क पे चलने वाले इंसान को पेट्रोल डीजल की कीमत, उसका आटा दाल का भाव, उसका आलू प्याज का भाव, उसके गैस का भाव, उन चीजों से फर्क पड़ता है, उसके बिजली के बिल से फर्क पड़ता है, तो बच्चों की पढ़ाई की जो बेतहाशा कीमतें बढ़ती जा रही हैं उससे फर्क पड़ता है। जीडीपी अपनी जगह पर है, वो कुछ एक चुनिंदा ग्रुप जो है वो अपना, जिनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, उस वजह से हम उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं। मगर उस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी परकोलेट होकर के डाउन द लाइन जो मैन ऑन द स्ट्रीट है
उस तक तो उसका फर्क नहीं पहुंच रहा है। वहां पर तो आदमी बर्बाद है, जो गरीब गरीब होता जा रहा है, सिर्फ अमीर अमीर होता जा रहा है। सिर्फ 1% लोगों के पास में यहाँ पर 40% असेट्स इस कंट्री की जो है उनके हाथ में जमा हो गई हैं। वो एक पावरफुल लॉबी बन गए हैं। वो हर वक्त ये चाहते हैं कि उनके मुताबिक फैसले किए जाएं, चाहे वो माइन के जो प्रोडक्ट्स है, मेटल प्रोडक्ट्स है, उनके प्राइजेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो एयरपोर्ट तो रवि, के, इसका चाहे वो मतलब ये कि इसका जो अल्टीमेट फायदा है, जो गरीब आदमी है या जो किसी लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसको पीसा जा रहा है, और जैसे अडानी ग्रुप है या फिर अंबानी ग्रुप है, अल्टीमेटली फायदा सारा उनको हो रहा है। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही माहौल मुल्क के अंदर बन गया है। और आज जिस तरह से ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, 28 लोग जो 10 लाख करोड़ रुपए का यहाँ से पैसा लेकर के भाग गए हैं, उनको यहाँ की भारतीय जनता पार्टी ने ही बाहर भगाया है। उनसे अपना चंदा लेकर के उनको यहाँ से गायब कर दिया। उनको लाने की भी बात नहीं करते हैं। उनको कि पहले 2019 के इलेक्शन के पहले कहते थे कि हम विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, वो जो फ्रॉडस्टर्स यहाँ से निकल गए हैं, हम उनको वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। कुछ नहीं, 5 साल के बाद में उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको इन्होंने ही भेजा है वहां बाहर। वो आराम से कोई एंटीगुआ में, कोई यूएस में, कोई लंदन में, कोई यूके में जम के बैठा हुआ है जाकर के, उनकी बात भी नहीं करते हैं अब ये। तो रवि, बीजेपी की इस हार में आप मुस्लिम कम्युनिटी या फिर बाकी माइनॉरिटीज जिनके खिलाफ ये सारा एक्सट्रीमिज्म, हिंदू एक्सट्रीमिज्म खुल के सामने आता है, इनका भी कोई रोल दिखाई देता है आपको बीजेपी की हार में? बिल्कुल, देखिए, लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है। ये देश के आईन को बदलना चाहते थे, ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए 2019 की एक मिसाल हमारे सामने भी है जी, कि मुस्लिम्स को यहाँ पर दोयम दर्जे का भी नहीं कहूंगा, एक निचले दर्जे का नागरिक बना दिया, जिनकी आबादी 20 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी को आप क्या खत्म कर देंगे? आप कोई अजान, हिजाब, हलाल, मदरसा, इस तरह के यूनिवर्सल सिविल कोड, ऐसे कानून बना करके लोगों को आप मतलब उनकी जो आजादी है, उनके जो राइट्स हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते हैं, आईन बदलना चाहते हैं, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। इस तरह की चीजों का जो वोटर है उसके ऊपर बड़ा उल्टा असर पड़ा है, और उसने इनको अपनी जगह दिखा दी है। नरेंद्र मोदी हैज बीन कट टू साइज, दैट्स अ क्रक्स ऑफ दिस एंटायर इलेक्शन। रवि, कल जो ऑपोजिशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, उसमें उन्होंने हिंट्स दिए हैं कुछ कि एनडीए के जो अलायंस पार्टनर्स हैं या बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ कुछ निगोशिएशन हो सकती है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। हाउ डू यू सी दैट? Rahul Gandhi has made it very clear. He said it that they are going to meet today, and they will be definitely taking their allies into confidence first, whether they are agreeing to that or not. If they are agreeing to form a government, then they will be opening the doors to the BJP allies, and they can definitely enter into a negotiation with them as well. So this is, the possibility is there. Rahul Gandhi has made it open and it made it clear. Yeah. अच्छा, एक और बात है कि मुझे वो नारा याद आ रहा है, 400 पार। So if you have to conclude that 400 पार, what it actually is not 300 पार। मजाक बन के रह गया वो। अब की बात 400 बार, इनकी नियत के ऊपर लोगों को शक हुआ। जो अब की बात 400 बार का नारा दिया, उस पे पब्लिक को इनकी नियत पे शक हुआ कि आप 400 सीटें क्यों चाहते हैं। भाई, देश में सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें ही काफी है ना। आप सरकार बना सकते हैं अगर आप सेवा करना चाहते हैं देश की, तो मगर आपका मकसद सेवा करने का नहीं है। आपका मकसद है आईन बदलने का, आपका मकसद है जमहूरियत खत्म करने का, आपका मकसद है विपक्ष को, जो अपोजिशन है देश का, उसको खत्म करने का। आपका मकसद है सारी एजेंसीज, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, उन सबको अपने कब्जे में लेकर के पूरे विपक्ष को परेशान करने का। तो आपकी नियत साफ नहीं है। आज 400 क्यों चाहते थे आप? इसलिए लोगों ने इनको बताया कि आपकी औकात 400 की नहीं है, आपकी औकात सिर्फ 200 की है। हम आपको 240 से ऊपर सीटें नहीं देंगे। अच्छा, सेलिब्रिटीज ने भी बड़ा पार्टिसिपेट किया अभी इलेक्शंस में, राइट? उनकी क्या पोजीशन है? कुछ एक जीते हैं, जैसे ये हमारे रामायण के एक गोविल हुआ करते थे, वो हार गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं। कंगना रनौत, जो काफी लाउड माउथ यहाँ की एक एक्ट्रेस हैं और बड़ा अपने आप को बहुत, मतलब वो बहुत पावरफुल
समझती है। वो अभी कुछ ही टाइम पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, वो जीत गई हैं मंडी सीट से। और भी कुछ एक जो ज्यादा सेलिब्रिटीज इस बार मैदान में नहीं थे, क्रिकेटर यूसुफ पठान थे वो वेस्ट बंगाल में, वो भी जीत गए हैं। तो इस तरह से ज्यादा सेलिब्रिटीज मैदान में थे नहीं इस बार। मेनका गांधी भी हार गई हैं। और ये जो लोग कुछ एक मशहूर नाम थे वो मैंने आपको बताए। अच्छा, if you have to compare 2019 के elections and 2024 के elections, how would you analyze the overall situation? That was a one-sided election. 2019 was a one-sided election. It had happened after Pulwama and the so-called, they call it a surgical strike. I call that a surgical strike because nothing had happened. They said that we had attacked POK and so many people were killed, etc., etc. But not even a crow was killed over there. Entire foreign media and all agencies, they had seen the videos and the pictures of that place. But they capitalized on that and they told people of that nationalism we have done, we have given a befitting reply to our enemies, to our enemies, etc., etc. And they were riding on a wave. So that 2019 was almost एक तरफा लड़ाई थी। वो एक लेफ्ट साइडेड एक लहर में जीत गए थे, मगर इस बार वो लहर जैसी कोई बात नहीं थी। इस बार मोदी साहब की पूरी कलई खुल चुकी थी और पूरी सच्चाई सामने आ गई थी। तो ये एक नॉर्मल इलेक्शन था जिसमें इन्होंने अपोजिशन को हर तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की। इसके बावजूद अपोजिशन ने बड़ी ताकत हासिल की। रवि, अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो आई वांट टू नो कि फिर कश्मीर की क्या सूरत हाल होगी, और अगर लेट्स से कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या जो बीजेपी की जानिब से स्टेप्स लिए गए थे खासतौर पे 2019 वाला, वो क्या उसको रिवर्ट करेगी? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का रवैया जो इन चीजों पर रहता है वो बहुत ही एमिकेबल रहता है। मतलब वो हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं कि हम बैठे टेबल के साइड दोनों साइड में और इसके बारे में बातचीत करें। जैसा आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर भी जम्मू की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और कश्मीर की जो 3 सीटें थी, लद्दाख की सीट इंडिपेंडेंट ने जीती है और वहां पर महबूबा मुफ्ती और हमारे ओमर अब्दुल्ला साहब जो है वो हार गए हैं। एक इंजीनियर राशिद जिन्होंने दिल्ली की जेल से बैठ के चुनाव लड़ा है, इंतखाब वो जीत गए हैं वहां पे। तो ऐसा चेंजेस है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से भी कश्मीर के अंदर कोई हालात बदले नहीं है। ये कुछ सड़कें, टनल, रोड ये दिखा सकते हैं, मगर अगर कुछ देखा जाए सब्सटेंटिव क्या हुआ है तो पूरे 5 साल तक सिवाय फेलोवर के कुछ नहीं है। आज भी कश्मीर के अंदर वैसे ही सिविलियंस पर हमले होते हैं, वैसे ही आर्मी पर हमले होते हैं, वैसे ही लोगों की जानें जा रही हैं। मुझे लगता नहीं हालात में कोई बड़ी तब्दीली आई है 370 के हटा देने से। Ravi, Dhruv Rathi, a famous Indian YouTuber, he also has to say something about the situation. Let's listen to him first. लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए आवाज उठाना, ये सही चीज है। एक ऐसे देश के लिए आवाज उठाना जिसके लिए पता नहीं कितने लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचेंगे हमारे फ्रीडम्स देश की आज ये हालत देखकर। इसलिए मुझे लगा कि बोलना जरूरी है। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। और मैं क्या कहूँगा कि मैं अपनी जॉब में बिजी था, मुझे इन सब चीज़ों की नहीं पड़ी थी। मैं बस अपने करियर पर फोकस कर रहा था, पैसे कमाने पर फोकस कर रहा था। लेकिन नहीं, अब मैं कह सकता हूँ कि बेटा मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी थी। मैं आखिरी दम तक लड़ा था। शायद मेरी कोशिश नाकाम रही, लेकिन मैं आखिर तक खड़ा रहा देश के लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए। और पता है क्या, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ इसी कोशिश में देश के करोड़ों लोग और खड़े थे। रवि, ध्रुव को आपने सुना है। अगर इंडियन एग्जिट पोल्स की बात की जाए, टीवी एग्जिट पोल्स की बात की जाए, न्यूज़पेपर्स की बात की जाए, मीडिया की ओवरऑल बात की जाए, तो वो 400 पार को ही सपोर्ट कर रहे थे। व्हाई इज दैट? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मीडिया इन दैट? क्या मीडिया को मतलब व्हाई इज मीडिया डूइंग दैट? इंडियन मीडिया वाज टोटली सोल्ड। वी कॉल दैट गोदी मीडिया। वो सरकार की गोदी में बैठे हुए लोग हैं।
यहाँ के कुछ 8-10 चैनल जिन्होंने जिस तरीके से एग्जिट पोल बनाया एक फर्जी और पूरे के पूरे तरीके से दिखाया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो वापस बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत के आ रही है, वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया और उनका खेल बिल्कुल बिगड़ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन मीडिया को ऑब्जेक्टिविटी लानी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। जो न्यूज प्रेजेंटेशन है वो पूरा एक तरफा है। आप यहाँ के चैनल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर हर 5वें मिनट पे सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी स्क्रीन के ऊपर। वो विपक्ष के बारे में, विपक्ष के मुद्दों के बारे में, देश की तकलीफों के बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ एक जिसे मैन वर्शिपिंग कहते हैं, व्यक्ति पूजा, वही करते रहते हैं और एक ही पार्टी के बारे में या एक ही लीडर के बारे में तो सारा एक दिखाते रहते हैं। तो मीडिया को, यहाँ के इंडियन मीडिया को काफी जरूरत है। और मैं ध्रुव राठी को तो ऑलमोस्ट आई कॉल हिम ए डेमी गॉड एज फार एज इंडियन सोशल मीडिया इज कंसर्न। और ये लड़ाई यूट्यूब के ऊपर भी काफी ताकत से लड़ी गई है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे ये यूथ ही है जो लड़ रही है। इंडियन यूथ ओवरऑल अगर देखा जाए यूट्यूब के अलावा भी, तो क्या वो भी अब ये लड़ाई लड़ रहे? इंडियन यूथ जो है वो यहाँ के टीवी चैनल्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता है। उसको मालूम है कि यहाँ पर क्या दिखाया जाता है। दे ट्रस्ट ऑन ट्विटर, दे ट्रस्ट ऑन इवन फेसबुक वाज आल्सो compromised, but as far as Twitter is concerned, Insta is concerned, or YouTube is concerned, they rely on it. They definitely watch it, and there are quite a few stars over there like Ravi, we are short of time. Thank you so very much for joining us. ये देख के खुशी हो रही है कि पाक वोटर हो या फिर इंडियन वोटर हो, अब उनके अंदर इतनी सेंस आ चुकी है कि आप उनको कोई नैरेटिव बेचना चाह रहे हैं, they are not going to buy that. तो आप उनको वही बेचें जो एक्चुअली बाय भी करने जा रहे हैं, जो हकीकत पे मबनी होगा, वो सिर्फ वही खरीदेंगे और फिर उसके बाद जाके वो आपको वोट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पर। ये सेंस कहीं ना कहीं प्रिवेल हो रही है सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए, एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी ईद आने लगी है और आपको, मुझे, हम सबको ये टेंशन रहती है कि बकरा कितने का लेना है। घर से बाहर निकलें तो ये टेंशन होती है कि गाड़ी में पेट्रोल कितने पैसों का डलेगा, कितने रुपए में 1 लीटर आपको मिलेगा। या घर आते हैं तो ये फिक्र होती है कि जो खाना खाने लगे ये कितने का मिलेगा मार्केट से। अब ये सब चीजें डिसाइड होने जा रही है एक बार फिर से बजट में, यानी कि हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं अपेरेंटली, और कबल अजीम बजट जो है वो 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान था। लेकिन अब ये क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन सामने आया, तो उसको देखते हुए इसकी तारीख में ये तब्दीली की गई है। 12 जून की डेट डिसाइड है और इसको तोसी कर दिया गया, इसकी तोसी दी गई है। और बजट की जो तफसीलात हैं उस पर भी अभी हम डिटेल में बात करते हैं। जी, ये जो इस साल का बजट है उसमें 3000 अरब से जायद का इजाफी टैक्स आयद है। GST की अगर बात की जाए तो उसकी परसेंटेज 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है, उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। साथ ही अशिया खुरनोश, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी GST आयद करने की तजवीज़ है। ये इंतहाई तशवीशनाक है। बहरहाल ज़राए के मुताबिक जो आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम है वो 18,000 अरब रुपए के लगभग होगा। बजट में तालीम और सेहत की बात की जाए, उसके शोबे में GST की शरह 10% रखने की तजवीज़ है। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 12,900 अरब रखने की तजवीज़। सूद की अदायगी पर 9,700 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए उसके लिए 1,221 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। और जो डिफेंस है उसके लिए दिफाई बजट 16% इजाफे की सिफारिश की गई है। पेंशन की अदायगी के लिए 960 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। ये कुछ डिटेल्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इन डेप्थ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खाकान नजीब साहब ने। खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं, आर यू एक्साइटेड अबाउट द बजट? देखिए, ये रियली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा निगोशिएट करते हैं ये बजट IMF के साथ। आप कितने रिफॉर्म मेजर्स जो हैं वो सामने रखने की तैयारी करते हैं। आप कितने एक्सपेंडिचर कट्स जो हैं या एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म जो है वो सामने रखते हैं। और आप टैक्सेशन को आपने बढ़ाना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए आप कितना टैक्स बेस को बढ़ाते हैं, आप कितना उन लोगों पर टैक्स लगाते हैं जो इस वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक टैक्स नहीं दे रहे।
अब ये जितनी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर आप इन सब का जायजा लें तो ये बहुत मुख्तलिफ हैं फ्रॉम जस्ट सेइंग कि हम टैक्स बढ़ा दें, हम पाकिस्तान की बिजली के नर्ख बढ़ा दें, हम सब्सिडी को तोड़ दें। सो ये प्योरली डिपेंड करता है कि जब भी पाकिस्तान का जो बजटरी फ्रेमवर्क है उसको आप रिफॉर्म करने की गुफ्तगू करेंगे तो ये मामला तब्दील होंगे। अगर आप येट एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज करके एक बजट प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे तो जीएसटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर रियल एस्टेट को टैक्स नहीं करेंगे तो लोगों का इनकम टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं उठाएंगे तो सेल्स टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये आसान टैक्सेशन के मेजर्स हैं। पाकिस्तान जहां 60-65% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वहां पे ये IMF का पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना कि जीएसटी बढ़ाते चले जाएं, आई थिंक दैट इज नॉट अ फेयर वे टू गो अबाउट थिंग्स। आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने सीरियस होमवर्क ऑन द एरियाज जो मैंने आपके सामने रखे हैं, रियल एस्टेट की टैक्सेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसका मतलब है कि ये जो खरबों अरबों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, इसकी सेल एंड परचेज पे जब एक इनकम अर्न की जाती है, एक वेल्थ क्रिएट होती है, तो उस पर एक प्रॉपर टैक्सेशन हो। इसी तरह एग्रीकल्चर 2.5-3 अरब डॉलर से रुपए से ज्यादा का टैक्स नहीं देता। पाकिस्तान के होलसेलर और रिटेलर को आप जाकर नेट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो आज तक every government, successive government has found it difficult. So बजट कैसा होगा entirely depends कि आप क्या ये काम करके बजट प्रेजेंट करना चाहते हैं, या you want to take the usual way out where जहां पे जो सेक्टर हैं टैक्सेशन में उन्हीं पर टैक्सेशन बढ़ाई जाए। और जिसकी गुफ्तगू करनी चाहिए वो है कि अभी तक गुफ्तगू ही नहीं शुरू हुई कि पेंशन का रिफॉर्म भी करना है, सब्सिडी का टारगेटिंग भी करनी है, डेट को संभालने के भी मेजर सामने रखने हैं। मतलब जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट है उसको कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको कैसे फोकस करना है कि हम पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द बिल्ड कर सकें, और सॉफ्टवेयर ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया ने IIT बनाकर आज 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बना ली है, उस तरफ जा सकें। सो ये इंटायरली, पर ऐसा लग नहीं रहा कि इतने दूररस फैसले जो हैं वो कोई भी हुकूमत करने को तैयार हो, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि एक IMF की अम्ब्रेला या IMF की जो छतरी है वो लेना ज़रूरी है। और IMF का 3 साला एक पर्सपेक्टिव है कि हमने हुकूमत को 3 साल में कहाँ पर लाना है। सो लग रहा है कि टैक्सेशन के नए मेजर्स जो आएंगे उसमें बहुत से इनडायरेक्ट मेजर्स होंगे आने वाले दिनों में। एक चीज़ का जिक्र आपने नहीं किया, जुलाई में हम 2 और बिजली और गैस के जो नर्ख हैं वो भी बढ़ाने जा रहे हैं, विच विल कोइंसाइड जब बजट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी। ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें पाकिस्तान का बजट जो है वो प्रेजेंट होने जा रहा है। आई रियली अगेन होप कि हम IMF फोक्स को कन्विंस कर पाएंगे कि जो इंसान 1 लाख रुपए की सैलरी कमाता था या 1 लाख रुपए की इनकम थी उसकी 2 साल पहले, 2 साल बाद उसकी बाइंग पावर सिर्फ 61,000 रुपए रह गई है, गिवन द इन्फ्लेशन दैट दे हैव सीन इन द कंट्री। ये है पाकिस्तान की रियलिटी, और यही काम जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, एंड आई एम रियली होपिंग दे आर स्मार्ट फोक्स कि उन्होंने जरूर किया होगा। और एक और पॉइंट भी है जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसका जो बजट का मजमूई हजम है ये 18,000 अरब रुपए क्यों है? ये इसलिए कि आपने ये देखना है ना कि आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स मुल्क के कितने हैं। इसमें से 9-9.5 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ आपने मार्कअप की मद में ही देना है। नाउ दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। आप सोच सकती हैं कि जो आपने टोटल बजट का हुजम बनाया है उसमें से खातिर खा पैसे जो हैं वो आपने देने हैं 9-9.5-10,000 अरब रुपए, यानी कि पूरा मुल्क इस साल 9,300 अरब कलेक्ट करेगा FBR, और अगले साल आपने इतने ही पैसे सिर्फ जो सूद की मद में पाकिस्तान को देने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का डेट तब तक सस्टेनेबल नहीं होता जब तक आप उसमें राइट इंटरवेंशंस या डेट सस्टेनेबिलिटी का एक एनालिसिस करके उसके जो खद्दो खाल हैं वो तय नहीं करते। देखिए, पाकिस्तान एक्सट्रीमली एक चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है। अदराक करना चाहिए कि मुल्क की जो फिजिकल हालत है, बालियाती हालत जो है वो कहाँ पे खड़ी है। ये बजट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बड़ा खसारा करते चले जा रहे हैं हम हर साल। ये बजट लेट
करेगा एक फ्रेमवर्क कि ये हुकूमत अगले 3-4 साल कैसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करेगी। ये बजट ले करेगा एक फ्रेमवर्क के IMF के साथ अगले 3 साल की इंगेजमेंट क्या होगी। ये बजट ले करेगा एक फ्रेमवर्क कि पाकिस्तान की जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो कैसे बनेगी, एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कैसे होगा। सो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग बजट एंड आई रियली होप कि अथॉरिटीज ने IMF के साथ बैठकर ऑन देयर ओन भी बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मॉडलिंग की हो कि इस बजट के खातिर खा तब्दीली जो है वो कैसे आएगी। उसके बगैर तो आप एक रन ऑफ द मिल बजट दे देंगे, कुछ जगह पे टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे जो यूजुअल सस्पेक्ट हैं। सेल्स टैक्स आसान है इंक्रीज करना, नई चीज़ों पे लागू करना भी आसान है। आप बाजार जाएं चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आप इसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब तब्दील करके कुछ कर लेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पे एक्स्ट्रा लगा लेंगे, कुछ R&Ds इम्पोर्ट स्टेज पे लगा लेंगे। ये तो बहुत आसान काम है करना। पर असल बात यह है कि क्या आप, मैं हैरान होता हूं कि एक मुल्क जिसने वेल्थ टैक्स उठा दिया हो, वो उसने दुनिया में ये तो देखा उन लोगों ने कि जी वेल्थ टैक्स नहीं होता। मैं एग्री करता हूं, पर इनहेरिटेंस टैक्स भी होता है दुनिया में और डेथ टैक्स भी होता है दुनिया में। आप ये लगाने को तैयार नहीं है तो ठीक है, अमीर जो है वो अमीर होता चला जाएगा, जनरेशनल वेल्थ जो है वो ट्रांसफर होती चली जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप बगौर जायजा लें। और मैं कभी कभी कहता हूं कि जो अथॉरिटीज होती हैं ना, उनको तो उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो उनके साथ ये कहें कि हम कोई नौकरी आपके साथ नहीं करना चाहते, बट वी वांट टू टेल यू अ स्टोरी दैट यू मस्ट राइट फॉर political stability and the social stability of the country. पाकिस्तान जहां पे खड़ा हुआ है, बहुत से काम करके इसको 3-4 साल में एक मुख्तलिफ जाविये से दुनिया को दिखाया जा सकता है। और जब आप दुनिया को इतना रिफॉर्म दिखाएंगे तो दुनिया खुद ही बिलीव करेगी कि आप बहुत सीरियस हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो समझ गए हैं। कल परसों में आप देखेंगी कि मैं एक पाकिस्तान का रिफॉर्मिस्ट बजट जो है उसके एक खद्दो खाल एक मेन न्यूज़पेपर में शाया करने जा रहा हूं। इससे ये जाहिर होता है कि समझ तो हमें इन सब चीज़ों की आ गई है, अब इन चीज़ों को डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करना है। एंड आई एम श्योर कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो इन्हीं चीज़ों पर सोच रही होंगी। दे आर स्मार्ट पीपल। अच्छा, एक चीज जो मुझे इंतहाई, वैसे काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो तशवीशनाक लगे, लेकिन एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। खाने पीने की अशिया खुरनोश हो गई, अद्वियात हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत हो गई, उनमें GST इसका इजाफा करना, GST लगाना, ये आपको नहीं लगता कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन? अगर आपको टैक्स नेट भी बढ़ाना है तो जैसे आपने खुद बताया, रियल एस्टेट है, दीगर सेक्टर्स भी हो सकते हैं, दीगर रास्ते हो सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। GST इस वक्त बढ़ाना जब पाकिस्तान पिछले साल 29% एवरेज इन्फ्लेशन कर रहा हो, इस साल 24%, 25% कर रहा हो और अगले साल फिर 12.5% की इन्फ्लेशन हो, तो GST एक निहायत ही रिग्रेसिव टैक्स है। बिकॉज आप भी उतना ही देती हैं जितना एक बहुत अमीर आदमी या एक बहुत गरीब आदमी देता है। मतलब लेट मी क्लासिफाई यू कि आप मिडिल इनकम अर्नर्स में से हैं, तो ये सब पे मुसावी होता है। सो इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो ऑब्वियसली लोगों के लिए बढ़ा हुआ है। सबके लिए मुसावी है, ये मुसावी नहीं होना चाहिए ना जी। तो ये इसलिए दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। देखिए ना, आप इनकम टैक्स को बढ़ाना या रेजिंग सेल्स टैक्स या पेंशन टैक्स लगाना, इससे बढ़ के अगर आप सोच नहीं सकते तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? 32 लाख रिटेलर है, मतलब 2-3 लाख से ज्यादा टैक्स नहीं दे रहा। दैट्स नॉट फेयर। उनको भी सोचना पड़ेगा ना कि वो वही सड़क इस्तेमाल करते हैं जो मैं और आप करते हैं, वो वही बिजली इस्तेमाल करते हैं जो स्ट्रीट लैंप जल रहा है, उसके लिए हमें टैक्स तो देंगे ना। हम मुल्क का डिफेंस करते हैं, टैक्स वो भी उतना ही देंगे जितना हम देते हैं। सो एक ये बहुत बड़ा एरिया है ब्रॉडनिंग के लिए। फिर प्रोविंशियल टैक्सेशन में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2.5-3 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, दैट्स नॉट फेयर। 20% हिस्सा जो है एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का, अगर उस पर टैक्स नहीं देना चाहते आप तो फिर मांग तांग कर ही पाकिस्तान चलता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आप ये सोचिए कि हम रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपरली लगा ही नहीं पाते। लोग 1 करोड़ की चीज खरीदते हैं, 2 करोड़ में बेच देते हैं, पीनट्स टैक्स देते हैं उस पर, और जिंदगी में कंसिस्टेंटली अमीर होते चले जाते हैं। सो एक इंटरजेनरेशनल वेल्थ बनती चली जाती है। मैं तो इस चीज का बहुत कायल हूं कि पाकिस्तान में इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, पाकिस्तान में डेथ टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है। ये सब वो ब्रॉडेंड टैक्स के एरियाज हैं। फिर इतनी बड़ी कंसेशंस
एग्जेम्पशंस हमने उन एरियाज में दी हुई हैं जहां से उठानी चाहिए हमें। 2200 अरब रुपए के करीब हम खुद कहते हैं कि टैक्स कंसेशंस हैं इस मुल्क में, उनको जाके स्टडी कीजिए कि उनमें से क्या उठानी है। सो बात तो ये है कि हमें समझ तो है इन सब चीज़ों की कि हमें ये सारे काम करने हैं। Now we need to put our heads together and do some of these things now and some of these things in the coming budgets and convince the IMF folks कि यही काम करने वाले हैं। कोई भी आपके मुल्क को इतना नहीं समझता जो आप और मैं या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इन स्पेसिफिक एरियाज जो हैं वो समझते हैं, बिकॉज दे हैव सीन द डेटा, दे हैव सीन द कंट्री। सो इस पे बिलीव कीजिए और IMF को भी कन्विंस कीजिए कि दिस इज द राइट वे टू गो। दूसरी जो गुफ्तगू होती ही नहीं है इस मुल्क में, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान के लोगों के साथ अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो आप उनको दिखाइए कि आप उनके टैक्स के पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को भूल गया है कि हम ये बात भी करें कि डेवलपमेंट बजट कैसे ठीक करना है, पेंशन का रिफॉर्म कैसे करना है, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज कैसे करनी है। पाकिस्तान में जो सब्जेक्ट्स फेडरल के काम करने के नहीं है, ये जो काम करने के पावर्टी, एजुकेशन, सोशल सेक्टर, हेल्थ, ज़कात, उशर, एग्रीकल्चर, ये सब प्रोविंसेस के काम करने के हैं। फिर NFC अवार्ड पे गुफ्तगू कीजिए, इतना बड़ा चंक प्रोविंसेस को जाता है। ये सारा काम पाकिस्तान को करना है। आज कर लें, 2 साल अच्छा, बाद पाकिस्तान कर लें। कुछ काम कर भी रहे। वजीर आजम का दौरा चीन, इसको आप कैसे देखते हैं? इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए या फिर कोई कर्जा लेने के लिए गए? क्योंकि हमने कर्जे भी वापस करने हैं, $9 बिलियन की रिजर्व हमारे पास रह चुके हैं इस वक्त। या फिर बेगर्स कांट बी चूजर्स वाली ही बात अप्लाई होती है कि चाइना ने जो भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी या कर्जा दे दिया, तो चलो जो भी मिल गया ठीक है। चाइना के साथ बिट ऑफ बोथ एंगेजमेंट्स हैं। देखिए उनके बहुत बड़े चाइना हमारा बिगेस्ट सिंगल डेटर है इस वक्त, मतलब 30-35 अरब डॉलर का डेट है हमारे पास उनका। सो डेट की निगोशिएशन, डेट की रीप्रोफाइलिंग के अभी नहीं दे सकते, बाद में देंगे, ये एक तो गुफ्तगू होनी ही होनी है और होनी चाहिए भी। इवन IMF आपको ये कह रहा है कि ये गुफ्तगू कर लें, सो कर लें। और दूसरी ऑफ कोर्स CPEC 1 हुआ जिसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की, और अब अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ ये गुफ्तगू कर रही हैं कि CPEC 2 यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पाकिस्तान में किस तरह चाइनीज़ इंडस्ट्री जो वहाँ रिडंडेंट हो गई है या वहाँ यूज़ नहीं हो रही, वो पाकिस्तान आकर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाए जहाँ से हम कुछ कमा कर, मतलब बिजली घर लगे हैं, वो शादी घरों में बिजली दे रहे हैं और कोई कमाई नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इसलिए हम चीन के पैसे देने के काबिल नहीं बन रहे। सो कोई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री लगे, CPEC 2 हो, कोई रेल रोड लिंक बने ताकि हम ये प्रोडक्ट्स दुनिया को बेच सकें। पाकिस्तान को ये बिलीव करना है कि पाकिस्तान जब तक दुनिया की ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनरशिप में नहीं आएगा, किसी ग्लोबल चेन में नहीं आएगा, दुनिया को कुछ बेचने के काबिल नहीं होगा। यूरोप से तो हमने तकरीबन अपना रिश्ता इस तरह का तोड़ दिया, बिकॉज उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए हम वो प्रोड्यूस ही नहीं करते। मतलब कॉटन बेस्ड और लेदर बेस्ड से निकलेंगे, 18-19 अरब डॉलर की यही चीज़ें बनाते हैं, टोटल 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। सो ये सारी काम जो है, ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, पाकिस्तान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, सो क्या चाइना के साथ ये सारी कनेक्टिविटी हो सकती है, कुछ नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकती है, ये सारे काम भी साथ साथ हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में, पर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र कर सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। ये इतने बड़े एरियाज़ हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं पाकिस्तान के। आई रियली होप कि हम ये सारा काम करें। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यू हैव अ गुड हैंडल, वी हैव अ गुड हैंडल ऑफ व्हाट वी नीड टू डू। पाकिस्तान 5-8 साल में मुख्तलिफ मुल्क लग सकता है, इसमें कोई दो आरा नहीं है, एंड आई एम डेड श्योर ऑन दिस, बट यू गॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स इन द प्रॉपर वे। दुनिया को दिखाएं कि you've put your house in order, दुनिया आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगी। 25 करोड़ का मुल्क है, ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं, चाइना, कार कंट्रीज, ईरान, ट्रेडिंग सब हब्स कुछ हैं है खाकान आपके। साहब, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कुदरती वसाइल हो, लोकेशन हो, कुछ भी हो, किसी अंदाज से भी देखा जाए पाकिस्तान एक परफेक्ट लोकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद एक कमजोर मैशत है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफसोस के साथ खुशी नहीं है इस दिन की, क्योंकि अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करूं, एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है KP गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज बिलियन ट्री प्लस, जो कि पहले PTI की गवर्नमेंट का था बिलियन ट्री, उसी को थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस के साथ इंट्रोड्यूस करवाया।
लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पे कि हमारी गवर्नमेंट हमारे क्लाइमेट के लिए कुछ नहीं कर रही। और पाकिस्तान, याद रखें, ये वो मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिट होने वाले टॉप कंट्रीज में शामिल है। अभी की मिसाल देख लें, मई के महीने में या जून के महीने में जो जिस गर्मी से हम गुजर रहे हैं वो शायद आपने आज से 50 साल पहले नहीं देखी होगी। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग दरख्तों की कोई कदर नहीं करते। दरख्त हमारे मुल्क में इस तरह से काट दिए जाते हैं, पूरे पूरे पहाड़ काट के वहाँ पे कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी बिल्ड कर दी जाती है, ये सोचे समझे बगैर कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस माहौल पे, हमारे क्लाइमेट पे क्या होंगे। सो एनी हाउ, माहौलियाती आलमी दिन हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। सो माहौल की अहमियत उजागर करने और फिर उसकी बेहतरी के लिए इकदामात की तरगीब देने का ये एक अहम मौका होता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद ये 1974 का यहाँ पे जिक्र करूंगी कि 1974 में शुरू होने वाले इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती तब्दीली समेत क्लाइमेट चेंज, जो हर वक्त हम अब मीडिया पे भी सुनते हैं, उसके माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए एक इंटरनेशनली कोई ऐसे फोरम्स को डिज़ाइन करना है जो कि इस दिन की मुताबिकत से कुछ सोल्यूशंस में निकालें जो भी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया को ही ग्लोबल वार्मिंग की सूरत में या फिर क्लाइमेट चेंज की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तो हमारी ज़मीन इस वक्त तेज़ी से बदल रही है नाज़रीन, जिसकी बुनियादी वजह सिर्फ, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे दरख्तों को काट के डिफॉरेस्टेशन, ये सारे मसाइल हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का बेतहाशा अखराज, जंगलात की बेदर्दी से उनकी कटाई, फिर गैर जिम्मेदाराना ज़राअत होना, फॉसिल फ्यूल्स का इन्हिसार और फिर तेज़ रफ्तार से फैलते हुए शहर, पॉपुलेशन की जो है वो बढ़ना या फिर माहौलियाती निज़ाम को बिगाड़ना, ये सारे कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि अभी हम सबको माहौलियाती या क्लाइमेट चेंज का शिकार कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए जो हमें ज्वाइन किया है आसिम ज़ेब ने, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। ज्वाइन किया आसिम, अस्सलाम वालेकुम। वेल, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबली बड़ा एक सेपरेट इशू है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस in terms of sustainable development, in terms of policy framework and implementation strategies. So इस तरह के हमें काफ़ी challenges हैं। अब challenges जो specifically उनको अगर define किया जाए तो उनमें 2-3 जो बड़े major factor हैं, component हैं जो climate change का बायस बन रहे हैं, जिसमें deforestation है उस हवाले से, क्योंकि ट्री का शेड जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अभी आपने रिसेंट एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई मार्गला हिल्स में, आप पूरे इस्लामाबाद का अगर कवर देख लें, ट्री शेड का कवर, तो सबसे ज़्यादा जो कवर था ट्री शेड का वो यहीं पे था, मार्गला हिल्स। और नाज़रीन के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, नाज़रीन के लिए यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि मार्गला हिल्स पे जो इतने गुज़श्ता कुछ रोज़ से आग लगी है, जो इंतहाई शिद्दत इख्तियार भी कर गई, उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग वहाँ पे शहद लेने के लिए गए और वहाँ पे शहद की मक्खियों को भगाने के लिए उन्होंने आग लगाई, और वो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि पूरे के पूरे पहाड़ वहाँ पे जल के राख हो गए। हज़ारों की तादाद में दरख्त जो हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, और मस्कन भी जानवरों के, परिंदों के वो बर्बाद हो गए, और हमारा माहौल तो चले पहले से ही बर्बाद तो था। इससे एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमने स्पीशीज़ भी डैमेज की, उसके अलावा हमने बहुत जो क्लाइमेट चेंज का था वो भी नुकसान हमने उठाया। सो दूसरा जो चैलेंज है वो डेफिनेटली कार्बन इमिशंस का है, GHG जो गैसेस हैं उनके इमिशंस का है, बिकॉज हमारा जो क्लीन एनर्जी जो मार्केट्स हैं उनका रिफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं पाकिस्तान में, कोई जो है ना इकोनॉमिक प्लान की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, और जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी वजह से। अब जब जो ही आपके पास अगर ग्रीन मार्केट्स के रिफॉर्म नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स पे। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग चाहे जिस लेवल पे भी हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी हो, रेजिडेंशियल हो, या आपके जो व्हीकल्स हैं उनमें हो रही है, तो वो जो उसकी रेशो है वो जो है वो बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन ने 2030 एजेंडा रिलीज़ किया, और उस पर उन्होंने कहा कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 जो गोल्स हैं, इनको दुनिया के जो हर ममालिक है उसने 2030 से पहले ये इन चीज़ों को टारगेट को अचीव करना है। बट अभी 2024 है और वी आर फार अवे फ्रॉम जो है ना हमें जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है इन क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने से, हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तीसरा जो मेन एक जो चैलेंज जो सबसे ज़्यादा और बड़ा एक जो है ना जल्दी से वो चीज़ों का अफेक्ट कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज के हेल्थ इफ़ेक्ट्स। क्योंकि जब आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोट करूँ यहाँ पे कि अगर मैं भी इसी सोसाइटी का एक फ़र्द हूँ, आप भी हैं, हमारी डेली एक्टिविटी की वजह से भी इन्वायरमेंट पे क्या असरात पड़ रहे हैं और हम उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है।
अब जब जो ही आपका जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, वो पोल्यूटेड होगा तो डेफिनेटली आपकी एयर कंटामिनेटेड हो जाएगी। एयर कंटामिनेटेड हो जाएगी तो आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पोल्यूशन बढ़ रही है, डेफिनेटली पोल्यूशन बढ़ रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को कम्बैट करने के लिए हमें 2-3 जो है ना वो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 इज़ टू एडवोकेसी, टू एडवोकेट द कम्युनिटीज़, लोकल कम्युनिटीज़ कि उनकी जो है एक्टिविटीज़ की वजह से या जो भी उनका इन्हिसार है डेली रिसोर्सेज के यूज़ में, रिसोर्सेज की एफिशिएंसी जो है ना वो होना बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको एक कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें यह है कि जो हम पावर जनरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिसोर्सेज, हमारे पास जो हाइड्रो पावर रिसोर्सेज हैं उससे ये हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हाइड्रो पावर से, हाइड्रो बेसिकली क्लीन एनर्जी में आ जाता है, उससे उसके कोई इतने हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। लेकिन हम उसी जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हम 53% जो है वो हम कमर्शियल सेक्टर को दे रहे हैं और ओनली 30% हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को दे रहे हैं। अब जो है आई मीन के कहने का बाकी जो रिमेनिंग है वो तो वेस्ट हो जाती है एनर्जी। अब जहाँ से ये चीज़ कंक्लूड हो रही है कि 100 में से 53 लोग जो हैं वो जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ लाइट्स जलाने के लिए, घरों में एसी जलाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका रेवेन्यू बेसिकली आपकी इकॉनमी बेस करती है, वो करती है इंडस्ट्रीज़ पे। यस, इंडस्ट्रीज़ का आप 30% उनको दे रहे हैं। अब आप 30% दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप जनरेट क्या करेंगे। सो इस तरह की इकॉनमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं। उसके अलावा एडवोकेसी डेफिनेटली ये एक बड़ा ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हमें जो है ना इन्वायरमेंट को वो हमें बचाना चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे जो पर्सनली लगता है एक प्रॉब्लम ये भी कि आबादी का जो तनासुब है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और जब भी आप कभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से या माहौल के हवाले से कोई बात करें तो आपको जो आर्ग्यूमेंट सुनाई देता है कि फिर कहाँ जाए इंसान। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको घर की, ऑफिस की, बिजनेस की, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको काउंटर करने के लिए व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि उसके कोई और रास्ते निकाले जा सकते हैं। हम ग्रीन बिल्डिंग्स बना दें, आपने बिल्ड करने या दरख्त ना काटें, दरख्तों को वहीं पर रहने दें, उनके आसपास आप बनाएं, बिल्डिंग्स बन सकती हैं। आपने कुछ भी आजकल उखाड़ लिया, टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है। तो इस तरह की मजीद क्या तरीके हो सकते हैं? इस तरह के तरीके ये हो सकते हैं कि टर्म यूज़ होती है इस फील्ड में, इन्वायरमेंट में, उससे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये बेसिकली ये सिनेरियो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के दरमियान में जहाँ पे आपके पास रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपने जो है ना लगातार विदाउट जो है ना क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल्स कुछ यूज़ किए, आपने बिल्डिंगें बना ली और वहाँ पे उन बिल्डिंग्स में ऐसा मटेरियल यूज़ किया कि जो आपके वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाता है और आप उसे अगर फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम पड़ता है। तो ये बेसिकली जो टर्म होती है, जैसे आपने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास रिलायबल रिसोर्सेज मौजूद हैं। वो ठीक है इंटरनेशनल मार्केट्स में मौजूद हैं, हमारी मार्केट्स में नहीं है, लेकिन हम अगर उनको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, एक ट्रेंड बनेगा तो वो इससे चीप पड़ेगा। सो ये जो इस तरह की सिनेरियोज हैं, वही बात आ जाती है। ग्रीन बिल्डिंग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या वो वहाँ पे पौधे वगैरह लगाए जाते हैं साथ ही, या उनका कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उनका मुख्तलिफ होता है? नहीं, उनके 2 तरीके होते हैं। पौधा जात जो लगाए जाते हैं ना, ये आपको प्रॉपर जो है कि बेहतरीन इन्वायरमेंट का आपको हैबिटेट और क्लाइमेट मिलता है ना, वो आपको सिर्फ फॉरेस्ट और जहाँ पे ट्री शेड ज़्यादा हो वहीं पे मिलता है। वो आपको ग्रीन बिल्डिंग्स में नहीं मिलता। लेकिन ग्रीन बिल्डिंग्स में सस्टेनेबिलिटी के मटेरियल्स जो आपने यूज़ करने होते हैं अंदर। वो क्या मटेरियल होता है सस्टेनेबिलिटी के? ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करने होते हैं। आपने फॉर एग्जांपल वो कुछ टेक्निकल होते हैं जो आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अपनी दीवारों में इस तरह, और ऐसे भी आजकल रिसोर्सेज हैं कि जो आप एनर्जी यूज़ करते हैं घरों में, और जो एसीज़ वगैरह हैं वो सस्टेनेबिलिटी के उनके अब वो चीज़ें आ गई हैं। लेकिन वो ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं टैक्सेशन की वजह से। एक और चीज़ मैं जहाँ पे कोट करना चाहूँ कि पिछले दिनों जो क्लीन एनर्जी की मार्केट के रिफॉर्म के लिए सोलर्स का वो जो है ना वो उसको ज़ोर दिया गया कि आप सोलर जो है तो वो यूज़ करना शुरू करें, लेकिन गवर्नमेंट पे उसने उस पर भी टैक्सेशन जो है ना वो बढ़ा दी। अब एग्जैक्टली
वो आपने बढ़ा दी। सो अभी अगर फॉर एग्जांपल एक लोकल कम्युनिटी अगर फॉर एग्जांपल इंडिविजुअली खुद वो अडॉप्ट कर रही है चीज़ें, वो अपने तौर पे कर रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके साथ अप्रिशिएट किया जाए, म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाया जाए, ताकि वो जो है ना चीज़ें जो है ना स्मूथली हल हो सकें। अब वो जहाँ पे उन्होंने वो जो एक सिस्टम आगे चला था, उसको भी उन्होंने वो क्या कर लिया, एक बैरियर लगा दिया टैक्सेशन के प्रोसेस में। अब ज़ाहिर है एक बंदा अगर या कोई है, चलो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है डेफिनेटली उस पर तो टैक्स इम्पोज होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का पाकिस्तान में जो थोड़ी है कि हमारी लापरवाही है वो ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में जो है ना बहुत सारी अनफॉर्चुनेट चीज़ें माजरत के साथ वक्त हमारे पास कम है। मैं क्विकली चाहती हूँ कि जो भी लोग इस वक्त हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं, मैं हो गई या आप हो गए, इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट तो चलें करती है नहीं करती, दैट्स अनदर डिबेट। हम लोग अपने तौर पे अपने माहौल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने माहौल को बचाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एडवोकेसी, क्योंकि मेजॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज का पता नहीं है। उसके अलावा डेफिनेटली हम जो वॉलंटियरिज्म या हम अपने बिहाफ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद रिसोर्स हैं उनको बचाना जो है ना वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अभी आपने देखा वो रिसोर्सेज को रिजर्व करना है। अभी जो मार्गला हिल की एक्टिविटी वो डेफिनेटली एक लापरवाही और जो अवेयरनेस की कमी की वजह से हुई है। अगर उन्हें इस चीज़ का आइडिया होता तो वो किसी सूरत ये चीज़ ना करते। उन्हें मुझे नहीं लगता पर्सनली कि उन्हें जो इसका नुकसान हुआ है उसका भी आइडिया है या नहीं है, कि हमें किस कदर जो है ना इस चीज़ का नुकसान कर दिया माहौल का। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस आसिम। आखिरी कमेंट है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से शायद हम लोग इन तमाम मुश्किलात का शिकार हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, माहौलियाती तब्दीली क्या है, और हम धड़ाधड़ जो भी कहीं आग लगानी होती है जंगल में तो हम अपने मसले के लिए लगा सकते हैं, दरख्त काट भी देते हैं, दरख्त नहीं लगाते हैं। सो ये सारे मसाइल हैं, इनकी वजह सिर्फ ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है। सो इंडिविजुअली अभी जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी पर्सनली नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने साथ जो भी लोग उनको बताएं कि माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार हम हो चुके हैं। सो दरख्त लगाएं और दरख्त काटें नहीं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अलखिदमत फाउंडेशन का नाम आपने, मैंने, हम सब ने ज़रूर सुना होगा, और अलखिदमत फाउंडेशन ये वो फाउंडेशन है जिसका नाम हमारे सामने किसी किस्म के भी क्राइसिस हो वो ज़रूर हमारे सामने आता है, खा वो पैलेस्टाइन हो या फिर पाकिस्तान या दीगर ममालिक में, खासतौर पर मुसलमान ममालिक में कोई भी मसला हो, तो अलखिदमत फाउंडेशन का नाम हमारे सामने आता है। तो इस बार भी मुल्क भर में कुर्बानी करने वाले नुमायां और एक बड़ा इदारा है, इनकी जानिब से बेहतरीन इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं हमेशा भी, और इस साल भी अलखिदमत फाउंडेशन 6000 बड़े और 4000 छोटे जानवरों की कुर्बानी का एहतमाम कर रही है। ये खूबसूरत प्रोजेक्ट है इनका, और इसकी वजह से मुल्क भर में 20 लाख से ज़ायद मुस्तहकीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे, जो लोग गरीब गुरबा हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। और हर किसी का ये एक हक होता है, हर एक मुसलमान का ये हक है कि वो ईद को सेलिब्रेट करे। तो हम लोग, जो लोग हमारे साथी होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ मिलकर उनकी खुशियाँ बांटना सबसे खूबसूरत कदम है ये। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया जी अलखिदमत फाउंडेशन से हामिद अतहर मलिक साहब ने। हामिद जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है कुर्बानी फी सबीलिल्लाह, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं डिटेल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मौका दिया और मुझे अपनी बात नाज़रीन तक पहुँचाने का एक ये मौका है। इस तरह के अलखिदमत फाउंडेशन ना सिर्फ अहले खैर को नेकी और भलाई के कामों की तरगीब देती है, बल्कि उन्हें इस हवाले से फैसिलिटेट भी करती है। अभी हाल ही में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है कुर्बानी, ये बुनियादी तौर पे इसके दो हिस्से होते हैं। एक कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह, जिसमें हमें फ़ंड्स मुहैया करते हैं, डोनेशंस ऑप्शंस आती हैं और हम डोनर्स के बिहाफ पे कुर्बानी करके ज़रूरतमंद अफराद तक खुद गोश्त पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है वो इज्तिमाई कुर्बानी कहलाता है, जिसमें हम डोनर्स जो भी डोनेशन देते हैं उनके बिहाफ पे जानवर ख़रीद के ज़िबा करके और उसका गोश्त हम डोनर्स को दे देते हैं, वो अपनी सवाबदीद पे जहाँ तकसीम करना होता है कर देते हैं। लेकिन इस सारे अमल में जानवरों की ख़रीदारी से लेके, जिसमें हम ये देखते हैं कि जानवर सेहतमंद हो, कुर्बानी के जो बाकायदा पैरामीटर्स हैं उन पे पूरा उतरता हो, उसकी खरीदारी। हाइजीन के बारे में बताइएगा। हाइजीन भी काफ़ी, क्योंकि लोग अब तो बहुत कंसर्न है साफ सफाई सुथराई के हवाले से, सो अलखिदमत फाउंडेशन उसको भी इंश्योर करती है। जी, मैं यही बात बताने लगा था
के ख़रीदारी से लेके फिर उनकी बाकायदा देखभाल करना, फिर हमारे जो कैंप होते हैं जहाँ ज़बिया होता है उसमें बाकायदा हाइजीन के जितने भी पैरामीटर हैं उनको हम फॉलो करते हैं, फिर उसको बाकायदा पैक करके तकसीम करना या फिर डोनर्स को उनका हिस्सा देना। तो इस सारे अमल में हम बड़ी एहतियात से और बाकायदा सेहत और सफाई के जितने भी कवायद हैं, असूल हैं, उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अभी अलखिदमत फाउंडेशन माशाल्लाह से हमेशा से बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके सामने आते रहते हैं आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अभी एक तो ये हो गया कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह, दीगर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम चल रहा है? देखें, बात यह है कि किसी फ़र्द को जो भी ज़रूरत पड़ सकती है, हमने अपने काम को 7 शोबों में तकसीम कर रखा है। किसी न किसी शोबे के तहत उसकी ज़रूरत पूरी हो रही होती है। मसलन आर्फन केयर प्रोग्राम है जिसमें 30,000 से ज़्यादा बच्चों को हम स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा साफ़ पानी का प्रोजेक्ट है जिसमें 56 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़ाना हम साफ़ पानी मुहैया कर रहे होते हैं। शोबा सेहत है जिसमें 54 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और सैकड़ों क्लिनिक्स हैं, एम्बुलेंस का नेटवर्क है। इसके अलावा रिमोट एरियाज़ में हम कैंप भी लगाते हैं। एजुकेशन का शोबा है जिसमें हमारे स्कूल भी हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी हैं, और फिर वो स्टूडेंट जो माली दुश्वारी की वजह से तालीम का सिलसिला जारी रखने के लिए मुश्किल का शिकार हों तो उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। फिर एक और प्रोजेक्ट है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं जो कचरा चुनते हैं, ये ज़ाया होता है, वो हमारा कौमी सरमाया है। तो हमने CPC बना रखे हैं जहाँ 3 घंटों के लिए रोज़ाना उन्हें बुला के 2 साल में प्राइमरी की सतह पे लाते हैं और फिर उनको स्कूलों में भी दाखिला दिलवाते हैं। इसके अलावा जो कम्युनिटी सर्विसेज का हमारा प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये कुर्बानी प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा रमज़ान में राशन तकसीम करना, अफ्तार के प्रोग्राम मुरतब करना और फिर सिलाई मशीनें तकसीम करना, व्हील चेयर्स तकसीम करना, सिखाना लोगों को। जी, तो ये एक काफ़ी बड़ा शोबा है। एक और अहम शोबा कि हम चाहते हैं कि लोग मांगने वाले हाथ नहीं बल्कि कमाने वाले हाथ बने। तो इस शोबे के तहत हम एंटरप्रेन्योरशिप भी देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन मुहैया करते हैं, और इस शोबे के ज़रिए हज़ारों अफराद अपने कदमों पे खड़ा हो चुके हैं। तो इसी तरह जो शोबा आफात है, डिज़ास्टर, तो सैलाब हो, ज़लज़ला हो मुल्क में, तो हमारे वॉलंटियर आगे बढ़ के काम करते हैं। अभी गज़ा में भी हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं। मैं गज़ा का ही जिक्र करने लगी थी कि इससे पहले तुर्की में जब हुआ था ज़लज़ला तो उस टाइम भी अलखिदमत फाउंडेशन वो नाम था जो खुल के सामने आया था, और अभी गज़ा के लिए भी इस प्रोजेक्ट में कुछ डिज़ाइन किया गया है ख़ास तौर पे? जी, 2019 से हम वहाँ वेलफेयर की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और जब ये मामला आया, हालिया मामला, तो फ़ौरन ही हमने मज़ीद फ़ंड भी रिलीज़ किए और फिर इब्तदाई तौर पे तुर्की में एक बाकायदा कैंप बनाया। वहाँ लोकल ख़रीदारी करके हमने ट्रेलर्स के ज़रिए बेचना शुरू कर दिया। फिर पाकिस्तान से 6 कार्गो फ़्लाइट्स और 2 शिप्स, उसके ज़रिए भी इमदाद जा चुकी है। अभी एक और शिप तैयार हो रहा है। फिर हमने एक और कॉरिडोर तलाश किया जॉर्डन के ज़रिए। तो इस वक्त जॉर्डन और इजिप्ट में हमारे बाकायदा कैंप ऑफिस कायम है, और उनके ज़रिए मुसलसल गज़ा के अंदर जो है खैमे, खुराक, मेडिसन्स और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें पहुंच रही हैं। तो वो गोश्त वगैरह भी जो कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का जो प्रोजेक्ट है? जी, इस दफ़ा हमने कुर्बानी के लिए गज़ा का भी एक कॉरिडोर ओपन किया है, और यहाँ पाकिस्तान में बहुत से अफराद हैं जो गज़ा के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से। तो इसमें हम इजिप्ट में भी और जॉर्डन में भी वहाँ कुर्बानी करके गोश्त प्रोसेस करके बाकायदा गज़ा के अंदर पहुँचाएंगे। इसके अलावा एक इरादा ये भी है कि कराची में भी गोश्त प्रोसेस करके टिन पैक की सूरत में वो भी उन तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, पाकिस्तान में कितनी फैमिलीज़ जो है मुस्तफ़ीद होंगी जो कुर्बानी का प्रोजेक्ट है इससे? ये इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि जिस तरह हमें तावन मिल रहा है लोकल कुर्बानी के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि 3 लाख से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं ना, उनकी हम खिदमत कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको एक बार फिर से विश करूंगी आपके जो इतने खूबसूरत इनिशिएटिव्स आप लोग लेते रहते हैं खिदमत फाउंडेशन के, ये कामयाब हो जाए। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावड़ा की जानिब से अदलिया पर कुछ कमेंट्स पास किए गए थे, जिसके बाद नोटिस लिया गया था तौहीन अदालत का। उस पर अभी इस समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बशारत राजा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे इसके हवाले से मजीद तफसीलात भी। साबिक वफाकी वजीर हैं फैसल वावड़ा, जो कि हमेशा ही अपने कमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं और इनको एस्टेब्लिशमेंट के भी काफ़ी करीब समझा जाता है। सो इन्होंने पिछली बार कुछ फुटबॉल के वर्ड्स यूज़ करके कुछ इस तरह के कमेंट्स हमारे सामने आए थे, जो कि अदलिया मुखालिफ थे। सो उन कमेंट्स की वजह से ये नोटिस लिया गया था और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। अगर मुस्तफ़ा कमाल की बात की जाए, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स दिए थे, लेकिन कल जो खबर सामने आई थी वो ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल ने मुआफ़ी के बारे में बात की, कि उन्होंने कहा कि मैं मुआफ़ी मांगता हूँ मेरे से जो कमेंट्स मैंने दिए थे उसके हवाले से, लेकिन फैसल वावड़ा ने जो है वो मुआफ़ी मांगने से इनकार किया था। सो अभी क्या अपडेट्स हैं? बशारत राजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बशारत बताइएगा, अभी केस की समाअत शुरू हो चुकी है इस वक्त अदालत का। ये तौहीन अदालत का मामला है फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस लिया था और गुज़श्ता समाअत पर फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को सुप्रीम कोर्ट ने बादी नज़र में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर उन्हें नोटिस जारी किए थे कि आप जवाब जमा करवाएं। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने जवाब में अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ा है, जबकि फैसल वावड़ा ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस वक्त केस आज 3 रुकनी बेंच जो है केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फारिस हिस्सा उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। आज इस केस की समाअत होना है। केस की सीरियल नंबर 9 पर वो लगा हुआ है और इस वक्त सीरियल नंबर 5 चल रही है। उसकी समाअत तकरीबन आधे घंटे के बाद शुरू होगी। फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल कमरा अदालत में मौजूद है। फैसल वावड़ा की तरफ से मोइज़ अहमद वकालत करेंगे, जबकि डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से डॉक्टर फरूक नसीम वकालत करेंगे, वो अदालत के सामने पेश होंगे। इस वक्त कमरा अदालत के अंदर सेनेटर्स MNAs की बड़ी तादाद उनसे ज़ाहिर यकती कुछ 30-35 के करीब सेनेटर MNAs मौजूद है। मेंबरान असम्बली जो फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल से इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर फैसल वावड़ा ने अपने जो जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं क्योंकि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। उनका ये भी कहना था कि मुल्क की जो सलामती के अदारे हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि अदलिया का जो वक़ार है वो उसी सूरत में बेहतर होगा जब वो मेरिट पर फैसला करेगी। इसके अलावा इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं कमरा अदालत के अंदर, लेकिन अभी तक अटॉर्नी जनरल को भी तो नोटिस जारी किया गया था ना? अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी हुए थे। इसके साथ पैमरा को भी नोटिस जारी हुए थे कि वो ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाएं जो फैसल वावड़ा और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत के की है। तमाम मीडिया चैनल पर उसकी जो नशरियात हुई थी उसके ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए। जवाब में फैसल वावड़ा ने यहाँ पर जो जमा ट्रांसक्रिप्ट मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात थे रऊफ हसन, उनके ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाए कि मैंने इनसे ज़्यादा कुछ सख्त बातें नहीं की। शहबाज शरीफ के ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने कहा कि अगर वो अदलिया में काली बेड़ू की बात करते तो मैं इनसे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के जो उन्होंने तकरीर की थी और इसमें क्या रऊफ हसन साहब की वो स्टेटमेंट शामिल है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने ओहदे से मुस्तफी होना चाहिए? रऊफ हसन के भी वो ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाया फैसल वावड़ा ने। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, वो भी उन्होंने जवाब जमा करवाया। अटॉर्नी जनरल इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। अटॉर्नी जनरल से भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था और कहा था कि आप हमारी मामलत करेंगे, बताएंगे कि हम इन लोगों के साथ क्या करें। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहले कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन कल जो उन्होंने जवाब जमा करवाया है उसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ा है और कहा कि मेरा कोई किसी तरह को मकसद नहीं था कि मैं अदालत की तौहीन करूँ या मुअज़्ज़ज़ जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी तौहीन करूँ। जी चलें, इस पे मजीद अपडेट्स भी हमारी न्यूज़ जो है उसमें चलता रहे। न्यूज़ वक्तन फवक्तन हमारे नाज़रीन को अपडेट रखेगा।